हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो पजल का ये सीरीज चल रहा है। पिछले सेशन में हमने शुरू किया था पजल, और बहुत ही अच्छा सा इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज भी मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ पजल का। ये सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, मतलब एक तरह से देखें तो हम पीवाई क्यूब भी सॉल्व कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी होगा और हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो पजल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए पहले इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बाकी पोर्शंस को भी देखेंगे। पजल कराने का जो हम लोगों ने सॉल्व करने का जो टेक्निक डिस्कस किया था वो क्या था? पहले हम एक रीडिंग लेंगे क्वेश्चन का, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, इनपुट्स हैं, पहले उसको प्लेस करेंगे और उसके बाद जो भी सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में बाकी बचे हुए एसोसिएटेड इनपुट्स हैं वो डाल देंगे। ठीक है, चलो। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द आइटम्स फॉलो। A, B, C, D, E, F are members of a family. They are engineer, stenographer, doctor, draftsman, lawyer, and judge. Not in order. A, the engineer is married to the lady stenographer. The judge is married to the lawyer. F, the draftsman, is son of B and brother of E. C, the lawyer is the daughter-in-law of D. E is unmarried doctor. D is grandmother of F. देर आर टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। देखो बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हम लोगों को। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो ब्लड रिलेशनशिप जब तुम पढ़े होगे, मैंने ब्लड रिलेशनशिप सिखाया है तुम्हें। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। A, B, C, D, E, F 6 लोग हैं, 6 फैमिली मेंबर्स हैं, और सबके कुछ ना कुछ प्रोफेशंस हैं, इंजीनियर से लेकर जज तक, ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ मैंने बताया था, जब आप मेल को रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, फीमेल को रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, तो मेल और फीमेल को जब आप लिंक करोगे, जैसे अगर आपने ऐसा लाइन बना दिया तो आपने ब्रदर और सिस्टर की बात की, ठीक है। अगर मैंने दो मेल्स को ऐसे दिखा दिया तो हमने ब्रदर और ब्रदर की बात की, ठीक है। अगर हमने यूं दो फीमेल्स को दिखा दिया तो हमने सिस्टर और सिस्टर की बात की। उसी तरह एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें ये प्लस और माइनस में हस्बैंड और वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ, लेकिन इसमें टू वे एरो से हम इसको दिखाते हैं, टू वे एरो से। तो टू वे एरो है, ये सभी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेकिन यहाँ टू वे एरो होता है तो कपल के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। दूसरा होता है जब जनरेशन चेंज होता है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि ये मैं हूँ मेल, अब मैं इसके ऊपर के जनरेशन में जा रहा हूँ और ये मेल बता रहा है कि ये मेरे पापा हैं। अब और ऊपर के जनरेशन में जाऊंगा और ये मेल साइन बता रहा है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, मतलब मेरे दादाजी हैं। अच्छा, अगर मैं इस अपने पापा के साथ ये एरो से लिंक करता हूँ, ठीक है, लेडी को, तो इसका मतलब ये मेरी मम्मी है ना। मतलब क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर के जनरेशन में है और ये कपल है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे ऊपर के जनरेशन में अगर ये मेरे पापा हैं और वो कपल हैं तो मम्मी है मेरी, ठीक है। और इसके नीचे के जनरेशन की बात करूंगा तो ये मेरी बेटी है ना, डॉटर है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को लिंक करते हैं ब्लड रिलेशंस में, ठीक है। और फिर इस सवाल को करते हैं, आओ ज़रा चेक करते हैं कि जो 6 लोग हैं A, B, C, D, E, F इस फैमिली में, और इनके प्रोफेशंस हैं इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्राफ्ट्समैन, लॉयर एंड जज, जो कि ऑर्डर में नहीं है ऑफ कोर्स, तो इनको कैसे लिंक करेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं। A, द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। देखो यहाँ पे क्लियर है, A इंजीनियर है, ये बात भी क्लियर है, और जिससे वो मैरिड है वो लेडी स्टेनोग्राफर है। इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि ए जो इंजीनियर है वो मेल है। क्यों? क्यों मेल है भाई? और क्योंकि मैन क्यों है? क्योंकि वो लेडी स्टेनोग्राफर से उसकी शादी हुई है। तो किसी लेडी से शादी आपकी तभी तो होगी जब आप कोई मैन होगे, मेल होगे। तो इसीलिए मैं इसको शो करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये एक, फिर ये दूसरा रिलेशंस, चूंकि शादी हुई है तो ये वाला एरो दिखा देता हूँ, है ना। और यहाँ पे प्लस साइन डालता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन डालता हूँ मेल के लिए, माइनस साइन डालता हूँ फीमेल के लिए। और ये ए है जो कि इंजीनियर है, इंजीनियर है, और इस इंजीनियर की शादी हुई है
लेडी स्टेनोग्राफर से। लेकिन ये लेडी स्टेनोग्राफर कौन है, स्टेनोग्राफर कौन है, ए है, बी है, सी है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आओ फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ए इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, क्लियर है। अच्छा, द जज इज मैरिड टू द लॉयर, इसमें जज कौन है और लॉयर कौन है, नो इन्फॉर्मेशन, इसको लिंक करने का कोई तरीका नहीं है, छोड़ दो, अभी इसको स्किप करते हैं, इस लाइन को बाद में देखेंगे। एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई। अच्छा, एफ ड्रॉट्समैन है, ये बात क्लियर है, लेकिन सन किसका है, बी का, बी का बेटा है, लेकिन और ई का भाई है, लेकिन बी कौन है अभी ये क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे देयर आर 2 मैरिड कपल्स, ये 2 मैरिड कपल्स हैं। तो 2 मैरिड कपल में किसका सन है ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। तो जो पहले इंफॉर्मेशन लिंक हो जाता है पहले उसको लिंक करते हैं। तो पहला ये जज इज मैरिड टू द लॉयर, ये वाला हम लाइन को स्किप कर रहे हैं, और एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, इसको भी स्किप कर रहे हैं। अब आगे आओ, सी द लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी है लॉयर, सी जो लॉयर भी है और डॉटर इन लॉ ऑफ डी है। अच्छा, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या, किसी भी लेडी के, किसी भी महिला के बेटे की पत्नी, है ना, किसी भी लेडी के सन की वाइफ। तो अगर सी लॉयर है जो कि डॉटर इन लॉ है डी की, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं इसको ऐसे शो करता हूं कि ये है लेडी, ठीक है, ये लेडी है, और ये कौन लेडी है भाई, जो भी लेडी है ये किसी न किसी की वाइफ रही होगी। अगर ये लेडी डॉटर इन लॉ है किस डी की, मतलब किसी की भी डॉटर इन लॉ है, तो पहले तो ये किसी की वाइफ होगी, है ना। तो पहले ये है कौन, तो ये है लॉयर, सी है इसका नाम, ये है लेडी, डॉटर इन लॉ है तो जरूर लेडी होगी, है ना, और लेडी है और किसी की डॉटर इन लॉ तो ये तभी हो सकती है ना, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ तो ये तभी हो सकती है जब जब ये किसी की वाइफ होगी। तो मान लो कि ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, ठीक है, और ये इसकी वाइफ है, तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन होगा ये मेल होगा, प्लस अगर देखा जाए तो ये पर्सन कौन होगा, मेल होगा। अच्छा, अब ये डॉटर इन लॉ तो है, लेकिन किसकी, तो सी इज द लॉयर एंड डॉटर इन लॉ ऑफ डी, डी की है डॉटर इन लॉ, ठीक है ना, किसकी है, डी की है डॉटर इन लॉ, डी की डॉटर इन लॉ है। तो डी, अब सवाल ये उठता है कि सी वाइफ है इस पर्सन की, और ये पर्सन सन है इन दोनों का, अगर ठीक है, तो उसमें ए तो इंजीनियर है, ए इंजीनियर है, तो ऑब्वियस सी बात है ए का सन तो ए का भी होगा, सन इस लेडी का भी होगा, लेकिन इंजीनियर ए है, लेकिन बताया गया कि डॉटर इन लॉ ये किसकी है, डी की। तो अब एक ही चीज बचता है कि अगर ये लेडी स्टेनोग्राफर अगर डी हो, लेडी स्टेनोग्राफर अगर डी हो, तभी पॉसिबिलिटी बनती है, लेडी स्टेनोग्राफर अगर डी हो तभी पॉसिबिलिटी बनती है इस बात की कि सी जो लॉयर है वो डॉटर इन लॉ है लेडी स्टेनोग्राफर की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इस लेडी स्टेनोग्राफर का बेटा है। अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन था इससे हमने लिंक कर दिया, ठीक। अब आते हैं फर्दर, 4 लोगों का लिंक हो गया, लेकिन वो है कौन वो अभी तक नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, ई इज द अनमैरिड डॉक्टर, ई के बारे में बोला जा रहा है कि अनमैरिड डॉक्टर है, मतलब ई की का मैरिज हुआ ही नहीं है, अनमैरिड डॉक्टर है, ठीक है। उसके बाद डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स। तो देखो 2 चीज लिंक करने को यहां पे मिलेगा, एक बार में जो कर दिया वो कर दिया, 2 चीज, द जज इज मैरिड टू द लॉयर। एक बात बताओ, लॉयर ये और लॉयर से इसका मैरिज हुआ है, और अभी अभी हमने देखा कि जज इज मैरिड टू ए लॉयर, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये कौन है, ये जज है, जज इज मैरिड टू अ लॉयर, तो ये कौन है, ये जज है, जज है, ठीक है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन था यहाँ पे,
डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ये डी है ना, डी ग्रैंड मदर है एफ की। इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो बेटा है उसका बेटा है एफ, तभी तो ग्रैंड मदर होगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे शो करना चाहूं तो मैं ऐसे शो करूंगा कि ये है एफ, ये है एफ। और अगर ये एफ है तो एफ का फादर जज और जज का फादर लेडी स्टेनोग्राफर। तो यहां पे आप आराम से एफ लिख दो और ये कह सकते हो कि लेडी स्टेनोग्राफर डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ठीक है, अब जो मिसिंग लिंक है, जो बच गया है, अब उसको देखते हैं। तो ए इज इंजीनियर, ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। यस, ये हम कर चुके हैं, देख लो। ए इंजीनियर मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा जज इज मैरिड टू द लॉयर, चलो चेक करो, जज इज मैरिड टू द लॉयर, हाँ कर चुके हैं। तीसरा, एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, हाँ। अब एफ जो ड्रॉट्समैन है, ड्रॉट्समैन है, ये सन है, सन है मतलब ये भी प्लस का साइन। ड्रॉट्समैन है जो सन है किसका, बी का। अब यहां ये एफ सन है किसका, इसका और इसका, जिसमें ये सी है तो ये क्या बचा, बी। इसका मतलब फादर बी है और इस ड्रॉटमैन की मदर सी है। एंड एफ इज ब्रदर ऑफ एफ, उसके बाद है एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, और ये ब्रदर है किसका, ई का। किसका ब्रदर है, और ये ब्रदर है किसका, ई का। मतलब एक लाइन ऐसे खींचो और ब्रदर किसका है, ई का है, ये है ई, ये है ई, ई का ब्रदर है। अब ब्रदर ई का तो है, लेकिन ई का जेंडर क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ए द इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, द जज इज मैरिड टू द लॉयर हो चुका है। एफ द ड्रॉट्समैन इज सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई हो चुका है। सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ये भी हो चुका है। ई इज अनमैरिड डॉक्टर, ई के बारे में बोल दिया गया कि अनमैरिड है और डॉक्टर है। एंड डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। तो ये जो है ना अनमैरिड डॉक्टर है, इसके बारे में बोला गया है ये डॉक्टर है और ये अनमैरिड है, अनमैरिड है। लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि बोला गया था कि एफ इज ब्रदर ऑफ ई। अब ई इज ब्रदर ऑफ एफ या सिस्टर ऑफ एफ, ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में जब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुका है, ये पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद देखो तीनों के तीनों क्वेश्चंस अब हम कैसे फटाफट निपटा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ बताया गया था देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया देयर आर ऑलरेडी 2 मैरिड कपल, 1 and 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। देखो तो प्रोफेशन ऑफ बी इज जज। सो आवर आंसर शुड बी जज। ठीक है, जज। दूसरा, अच्छा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पहले तो मिटाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कपल और कपल्स। कौन कौन इसमें कपल है या कपल्स हैं। तो कपल्स में ए एंड डी कपल्स हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, और बी एंड सी कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। अब इनमें से कोई एक है या दोनों है, जरा चेक कर लेते हैं। तो यहां दिया गया है बोथ ए डी एंड बी सी। ठीक है, बोथ ए डी बी सी दोनों है। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा इस सिचुएशन में ये होगा सी, मतलब बोथ ए डी एंड बी सी। दोनों क्वेश्चंस हो गए। चलो तीसरे क्वेश्चंस को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में थर्ड वन, अच्छा पहले आगे बढ़ जाओ।
तीसरा, व्हाट इज, इसको मिटा दो, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी, प्रोफेशन ऑफ डी, तो प्रोफेशन ऑफ डी क्या है भाई, तो प्रोफेशन ऑफ डी इज स्टेनोग्राफर, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेनोग्राफर, तो आंसर स्टेनोग्राफर। तो इस तरह से हम इस टाइप के पजल को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार था, मुझे लगता है तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को, इस तरह के पजल को सॉल्व करने में आनंद है, एक अपना ही अलग आनंद है, एंजॉय तो तुम करोगे ही इस तरह के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, आसान क्वेश्चन ही है, मज़ा आएगा, ऐसे क्वेश्चंस का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना पड़े, देखो बढ़िया से पढ़ोगे ना, फॉर द फॉलोइंग टू आइटम्स रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलो। देख रहे हो ना, 3 क्वेश्चन एक पजल में, 2 क्वेश्चन दूसरे पजल में, है ना, ऐसे करके पजल्स आ रहे हैं। और अभी इस इंफॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जरा थोड़ा बारीकी से हम लोग नज़र डालेंगे और देखना कैसे फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, यहीं के यहीं सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। देखो देखो बेटा क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर कजिन्स, ए से लेकर एफ तक सभी कजिन्स हैं। नो टू मतलब चचेरे भाई बहन हैं। नो टू कजिन्स आर, चचेरे हो, ममेरे हो, फुफेरे हो, कुछ भी हो, मतलब कजिन्स हैं। नो टू कजिन्स आर ऑफ द सेम एज, अच्छा किसी भी कजिन का एज सेम नहीं है, मतलब एक 17 है दूसरा भी 17, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ऑल हैव बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, लेकिन सेम डे ऑफ द सेम मंथ पे सबका बर्थडे है। जैसे मान लो कि 25 मई को बर्थडे है, तो सबका 25 मई को है, लेकिन जन्म हुआ था किसी का 25 मई 1995, किसी का 25 मई 1996, किसी का 25 मई 1997, ऐसे करके, ठीक है। द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट इज 22 ईयर्स ओल्ड, मतलब 6 लोग हैं, सबसे छोटा 17 साल का है, सबसे बड़ा 22 साल का है, और कोई भी 2 लोग एक ही उम्र के नहीं हैं, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि f इज समवेयर बिटवीन b एंड d इन एज, f b और d के बीच ही कहीं है, इन दोनों के बीच में ही f है, और a इज ओल्डर देन b एंड c इज ओल्डर देन d। अच्छा f b और d के बीच में है, a b से बड़ा है और c d से बड़ा है, a इज 1 ईयर ओल्डर देन c, और a भी c से 1 साल बड़ा ही है ना। तो अब अगर हम पूरा इंफॉर्मेशन को ठीक से देखें तो 6 लोगों में से एक का तो फिक्स कर दिया गया है, और वो कौन है, ई। 22 साल का है जो ऑलरेडी फिक्स है, देखना ई को 22 ईयर्स फिक्स कर दिया गया है। अब 22 ईयर्स ई को फिक्स कर दिया गया है, बट समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे शुरुआत होती है 17 साल से, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, ऐसे करके शुरू होता है। अब तुम क्या देख रहे हो कि 17 साल सबसे छोटा, 22 साल, तो ई के बारे में तो तुम क्लियर हो कि हाँ भाई ई है 22 साल का, उसके बाद पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें जाएंगे ना कि f इज समवेयर बिटवीन b एंड d इन द एज, तो हमें पता नहीं है कि f को कहाँ रख दे। अगर f को हम यहाँ रख देते हैं तो b यहाँ, d यहाँ, या f यहाँ रहता है तो d यहाँ, b यहाँ, क्योंकि पता नहीं है ना, b और d के बीच में बोला गया है, तो b ऊपर है d नीचे है कि d ऊपर है b नीचे, हमें नहीं पता, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, a इज ओल्डर देन b, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम देखोगे ना कि a b से बड़ा है, मतलब b और d के बीच में f है, b और d के बीच में f है, और उसमें भी a b से बड़ा है, तो कहने का मतलब अगर मैं सबसे ऊपर भी b को रख देता हूं, लेट सपोज b को मैं यहां रख देता हूं, तो a इससे ऊपर होना चाहिए, a यहां हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक उसी वक्त ये भी बोला गया है कि c इज ओल्डर देन d, मतलब b यहां पे रख देता हूं और d को यहां पे रख देता हूं, तो मुझे f यहां रखना पड़ेगा, और अगर f यहां पे मुझे रखना पड़ेगा तो
यहां एक बात तो तय है कि ए बोला गया है कि इज ओल्डर देन बी, तो मैं ए को यहां रखूंगा क्योंकि ए इज ओल्डर देन बी। लेकिन तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है? ठीक उसी वक्त बोला गया है कि सी इज ओल्डर देन डी, कि सी डी से ओल्डर है, और यहां पे एक ही प्लेस बचता है सी को रखने का, जो कि हमारे लिए बहुत ही पेनफुल है ना। तो एक सिचुएशन और बचता है। लास्ट वाला लाइन पढ़ोगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा, और वो क्या है? ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, मतलब ए सी से भी बड़ा है। ठीक है, यहां पे ए बी से तो बड़ा है ही, और ए सी से भी बड़ा है। ठीक है, ए सी से भी बड़ा है, तुम ठीक से देखो, ए बी से तो बड़ा है ही, और ए सी से भी बड़ा है, और सी डी से भी बड़ा है। ठीक है, तो टेक्निकली थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, अगर ए को मैं 21 साल का रखूंगा तो ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, तो सी हो जाएगा 20 साल का। अगर तो इसमें क्या हुआ? इसमें यह फायदा हुआ कि अगर सी को मैंने 20 कर दिया तो सी से बड़ा ए हो गया। और अब अगर मान लो बी को यहां रखते हो, ठीक है, और डी को 17 मान के चलते हो, तो भी एफ बीच में रहेगा। लेकिन अगर तुम डी को यहां रखते हो और बी को यहां 17 मान के चलते हो, तो भी एफ बीच में रहेगा। मतलब या तो इस सिचुएशन को देखो या तो इस सिचुएशन को देखो। ठीक है, दोनों सिचुएशन में चाहे इस सिचुएशन को लेके चलो तो एफ क्या है? एफ इज बिटवीन बी एंड डी, जो कि यहां पे बोला गया ना, एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी। तो एफ इज बिटवीन बी एंड डी इस सिचुएशन में भी है, और एफ इज बिटवीन बी एंड डी इस सिचुएशन में भी है। लेकिन दोनों सिचुएशन में एक बात क्लियर है, एंड दैट इज सी इज ओल्डर देन डी। अगर इस सिचुएशन में भी रखोगे तो सी इज ओल्डर देन डी, इस सिचुएशन में भी रखोगे तो सी इज ओल्डर देन डी, डी से ओल्डर है। ए की बात करें, इस सिचुएशन में भी देखो, ए इज ओल्डर देन बी, जो कि यहां पे है ना, ए इज ओल्डर देन बी। और इस सिचुएशन में भी देखो तो ए इज ओल्डर देन बी। कहने का मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन बना जिसमें सब कुछ अपने आप सेट हो गया। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ा तो ई था ही, उसके बाद ए, और ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, तो सी 20 साल का, और बी एफ डी, एफ तो 18 साल का होगा, कंफर्म है। बस जो कंफर्म नहीं है वो बी और डी का है, कि हो सकता है बी 19 साल का हो और डी 17 साल का, या हो सकता है कि डी 19 साल का हो और बी 17 साल का है। देर इज ओनली वन डिफरेंस हियर एंड दैट इज यू कैन नॉट से द एक्चुअल एज ऑफ बी एंड डी। either B is of 19 years and D 17, or D is of 19 years and B 17. That's it. अब जब तुम्हें ये कंफर्म हो गया पूरा, तो इस पे सवाल आया था। क्या सवाल आया था जरा देखते हैं हम लोग, आओ। सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? D is 20 years old, D is 20 years old ना, D या तो 17 होगा या 19 होगा, ये तो ऑप्शन बेकार है, हटाओ। अच्छा, F is 18 years old, F is 18 years old, हाँ, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, F is 18 years old, yes this is correct, B is the correct answer, right, done। अच्छा, दूसरा, what is the number of logically possible orders of all 6 cousins in terms of increasing age। तो बढ़ते हुए एज के अनुसार लॉजिकली कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसको अरेंज करने के। तो भाई साहब अभी अभी तो देख लिया आपने, लॉजिकली कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है कि E 22 साल का, A 21 साल का, C 20 साल का, D 19, F 18 और B 17, या फिर E 22 का, A 21 का, C 20 का, B 19 का, F 18 का और D 17 का। तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना, एक ये और एक ये। मतलब देयर इज ओनली वन चेंज, BFD और DFB, दो ऑर्डर है, बाकी तो EAC विल रिमेन सेम। So that's why only 2 possible orders, and that's why answer to the question is, in this situation we have 2 possible order, है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो आज का सेशन।
तो बहुत बड़ा वीडियो ना रख के मैं पजल्स के इतने छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाता रहूँगा, मज़ा आएगा। ठीक है, कोई बच्चा इसको मेरे से जुड़ना चाहते हो, अभी तो तुम तैयारी करो, बहुत अच्छी तैयारी करो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, है ना। अगर तुम्हारे साथ कोई या तुम्हारा जूनियर कोई पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है और आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहा है वो यूपीएससी, पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट, कोई सा भी इस तरह का एग्ज़ाम जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब आता है, तो तुम आराम से अपने उस भाई को, अपने दोस्तों को कह सकते हो, या फिर अगले साल भी तुम अगर तैयारी करना चाहो या अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहो, ठीक है, तो हमारा ये ऐप है बेटा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। कुमार मैथमेटिक्स ऐप जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, उसी में तुमको हमारे कोर्स के बारे में, निर्भीक 2.0, क्रैश कोर्स, बाकी जो जितने भी तरह के कोर्स हैं, कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हो तो मैथ्स का कोर्स है, अर्थमेटिक्स का अलग से कोर्स है, रीजनिंग का अलग से कोर्स है, दोनों का कोर्स है। तो कहने का मतलब जिसमें भी कमज़ोर हो, बहुत बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक, अगर कमज़ोर हो, अगर यूट्यूब से हो रहा है तो तुम करते चलो, अगर लगता है नहीं थोड़ा सा तुम्हें करने की ज़रूरत है अलग से, और तुम्हें लगता है कि हेल्प होगा, तो एक हेल्प तो ज़रूर होगा। जब सभी बच्चे कहते हैं मुझे कि डाउट्स की बहुत सर ज़रूरत पड़ती है, तो पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो और आपके डाउट्स होते हैं या टेस्ट वगैरह देते हो तो आपके डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे लाइव सेशंस होता है। कुमार मैथमेटिक्स में लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ होंगे, उसके जो डिस्कशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, तो इससे क्या होता है ना, आपकी तैयारी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। बट अगर जो बच्चे वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, दैट्स ओके, तुम आराम से करते रहो यूट्यूब पे। अच्छा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। तो यहाँ पे जो हमारा फेमस कोर्स है निर्भीक 2.0, निर्भीक नाम का, अब आने वाले समय में निर्भीक 3.0 हो जाएगा। अभी तक 2.0 था, फुल CSAT कोर्स फॉर यूपीएससी CSE 2025 के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद और इसी में क्रैश कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी ऑलरेडी है। तो तुमको अगर लगे कि नहीं ये इसमें से कोई ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इट, आराम से ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना, आराम से तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स हो ना, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हो, गूगल प्ले स्टोर से कर लो डाउनलोड आराम से डायरेक्ट जाके, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और अगर तुम गूगल एंड्रॉयड यूज़र्स नहीं हो और तुम iOS यूज़र्स हो, जैसे मैकबुक यूज़ करते हो या फिर आईफोन यूज़ करते हो, तो iOS यूज़र्स को करना क्या है, डाउनलोड करना है क्लास प्लस का ऐप, ठीक है, डाउनलोड करना है क्लास प्लस का ऐप, क्लास प्लस का ऐप, और फिर उस पर मेरा ORG कोड डालना है, ORG कोड डालना है, और वो ORG कोड है UOPTV, ORG कोड है UOPTV, ठीक है। जैसे ही तुम ये UOPTV डालोगे ना, तो कुमार मैथमेटिक्स तुम्हारे फ़ोन में भी चलने लगेगा, तुम्हारे आईफोन या फिर तुम जो मैकबुक वगैरह है उसमें भी चलने लगेगा, है ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी तुमको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना, अबाउट सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए पजल के पार्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा, न्यू क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, बाय बाय।